जी हां, तीसरे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में एक बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं और वो संदेश है ये: एनडीए एकजुट है और विपक्षी पार्टियों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। 10 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान की तारीख भी नजदीक आ गई, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में तकरार अभी भी जारी है। अब तो गठबंधन के साथियों में एक दूसरे पर आरोप पहले से ज्यादा लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा है कि विरोधियों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तो बड़ी खबर यही थी कि दिल्ली कांग्रेस में तो आपसे गठबंधन और बाहरी उम्मीदवार को लेकर दंगल चल रहा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बंगाल में खुद ममता बनर्जी कांग्रेस पर जोरदार प्रहार कर रही हैं। अब इंडिया गठबंधन में तकरार के साथ कंफ्यूजन भी जारी है। अमेठी रायबरेली सीट पर अभी भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ, जबकि आज ही स्मृति ईरानी अमेठी से नामांकन भरने जा रही हैं और लखनऊ में राजनाथ सिंह के नामांकन और रोड शो की भी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष सीधे आपको दिखाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज। कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है, सड़क पर आकर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। साथियों, अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुटों में भीतर ही भीतर जो गृह युद्ध चल रहा है वो सड़क पर आने वाला है। सारे गुट हार का ठिकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ते नजर आएंगे। आज पूरी कांग्रेस चुनाव हार जाए तो क्या बयान देना, उसके ड्राफ्टिंग में लगी हुई है, तैयारी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। और देखिए, इस बीच ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी जीतेगी। बंगाल में किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है टीएमसी ने, और अपनी चुनावी सभाओं में ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल रही। পরিষ্কার করে আপনাদের বলি, বাংলায় কতগুলো কথা আমার বলার আছে, আপনারা কান দিয়ে শুনুন। এটা দরকার ভাবনার। কি ভাবনার দরকার? না তো যদি তৃণমূল না যেতে, তাহলে যদি এখানে বিজেপি যেতে আপনার ভোটে, কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে ভোট কেটে কংগ্রেস জিতবে না বাংলায়। মনে রাখবেন, বাংলায় আমাদের কোনো জোট নেই। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে একা লড়ছে এবং একা লড়বে। বাংলায় কংগ্রেসের জোট হচ্ছে সিপিএম এর সাথে। আপনারা জানেন তো, বাংলায় সিপিএম এর জোট হচ্ছে কংগ্রেসের সাথে। ওরা সিট ভাগাভাগি করেছে। আপনারা কেউ চান মালদার মানুষ যে আমি সিপিএম এর কাছে আবার আত্মসমর্পণ করি? মনে রাখবেন, এই ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি করেছে আমি। ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের নামটাও দিয়েছি আমি, যা দেখে মোদি বড় কাঁপে সারা ভারতবর্ষে। মনে রাখবেন, যখন সবাই ভয় পেয়ে পা গুটিয়ে পালাবে, তখন তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র দল নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে इंडिया के। तो देखा आपने ममता बनर्जी का रुख। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। शाइना एनसी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अक्कू श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। ममता बनर्जी का हमने अभी बयान दिखाया। आपको पता है संदेश खाली कितना बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर ममता बनर्जी को घेर नहीं पा रही है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के आपके अलायंस में। लेकिन ममता बनर्जी तो खुलकर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को कोसती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए सौरभ, मैं जरूर कहूंगी कि ममता बनर्जी जी ने जो कुछ भी कहा, ये सवाल उनके प्रवक्ता से पूछना चाहिए। पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अभी गृह युद्ध की बात चल रही थी जी, तो मैं पूछना चाहूंगी कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है और अभी कल ही की न्यूज थी कि वहाँ सीआरपीएफ के 2 जवान मारे गए। तो मैं पूछना चाहूंगी कि गृह युद्ध वहां पर नहीं दिखता?
क्या गृह युद्ध वहां नहीं दिखता जहां पर जो चाइना हमारे गांव के नाम बदल देता है और चाइना जो है सियाचिन में रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है? तो गृह युद्ध तब नहीं दिखता। और प्रधानमंत्री जी को गृह युद्ध तब भी नहीं दिखता जब इस देश के बेरोजगार युवा लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और गृह युद्ध तब भी नहीं दिखता जब इस देश का किसान वहां आकर बैठता है सड़कों पर तो उनके लिए कील गाड़ी जाती है, उनके रोड पर जो है कांटे बिछाए जाते हैं। गृह युद्ध तब भी नहीं दिखता प्रधानमंत्री जी को जब पेपर लीक के कारण बच्चे सड़कों पर बैठकर सरकार से युद्ध लड़ रहे होते हैं। गृह युद्ध तब भी नहीं लड़ता जब महिला अपराध में हर जगह बराबर, आप देखिए कर्नाटक का केस देखिए, बीजेपी के एलाय तो है जो महिला अपराध। प्रियंका जी ठीक है, आपने जो बातें कही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के दलों में आपसी सिर फुटौवल का, और ममता बनर्जी क्या बोल रही है वो हमने आपको दिखाया भी, उस पर भी तो कुछ बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि आज बोलने की जरूरत है तो वो महंगाई पर है। हमारा चुनाव है, महंगाई पर चुनाव है, और महंगाई पे जो असली युद्ध हो रहा है वो महंगाई पर हो रहा है। प्रियंका जी, मुद्दों के साथ साथ विपक्ष की एकजुटता लेकिन अव्यवस्थित होना, इसके जो अंदेशा लगाया जाता था, क्या आज वो ही वाकई में हो रहा है? सवाल इसको लेकर किया जा रहा है इस वक्त आपसे। देखिए मुझे जहां तक लगता है कि वहां हमारा जो है एलायन नहीं है अभी इस समय, और लेकिन ये बात और है कि हम बाद में गठबंधन में हिस्सा रहते हैं कि नहीं रहते, ये बात अलग है। परंतु अभी हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि वहां हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात सच। पर अभी देश की जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की लड़ाई है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा प्रियंका जी। इस वक्त देखिए तस्वीरें सामने आने लगी हैं, क्योंकि आज दो जगहों की तस्वीरों पर हमारी नजर है, लखनऊ और अमेठी। लखनऊ से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ के सांसद, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन दाखिल करने से पहले देखिए एक मंदिर में वहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे लखनऊ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और नामांकन के लिए बीजेपी दफ्तर से कलेक्ट्रेट दफ्तर तक एक लंबा रोड शो भी होना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे इस रोड शो में, और उससे ठीक पहले राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें जहां वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और समीर, जिस तरीके से आप राजनाथ सिंह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो नामांकन दाखिल करने से पहले विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपको बता दें आज नजर रहेगी अमेठी पर भी, जहां स्मृति ईरानी भी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे और उससे पहले एक रोड शो होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है आकुश सर, इन तस्वीरों के साथ साथ आपको इस डिस्कशन में मैं शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली को जो लेकर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, एक बड़ी कंफ्यूजन यहां पर नजर आ रही है। आज ये दो तस्वीरें फिलहाल इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं जहां राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी दोनों ही पूजा अर्चना कर रहे हैं नामांकन दाखिल करने से पहले। लेकिन आज के इस राजनीतिक हालात में इस बड़े फैसले पर भी नजर रहने वाली है कि कांग्रेस क्या बड़ा फैसला लेगी अमेठी और रायबरेली को देखते हुए। भूमिका निभा रहा है जिसमें जब उसको लड़ना चाहिए, जब उसको पूरी तैयारी के साथ सामने आना चाहिए। और आप नामांकन के दिन अगर नाम दाखिल करेंगे, कहने के लिए लोग कह सकते हैं कि साहब राजीव गांधी का नाम भी उसी दिन एक दिन पहले आया था, और भी चीजें बता सकते हैं कि साहब उसी दिन अंतिम पर आया था और वो जीत गए थे। लेकिन इस बार ये जीत इतनी आसान नहीं होने जा रही है। तो चाहे वो राहुल का मामला हो, चाहे वो प्रियंका का मामला हो, या आप कहें अमेठी का मामला हो या रायबरेली का मामला हो, पहले तो ये तय हो जाना चाहिए कि वहां ये लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर दूसरा आदमी लड़ेगा तो उसके बाद तैयारी का समय क्या है? सर आज के इस हालात में जनता कैसे तय करेगी फिर? मानी जाएगी। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब जनता को ही नहीं दिखेंगे चेहरे, लोग नहीं दिखेंगे, बात नहीं होगी, तो कैसे होगा? तो जो पहले से है वो उसकी जीत लगभग पक्की मानी जाएगी। लेकिन एक बड़ी रोचक बात अभी आपके हमारे साथी के सामने हो रही थी। साथी ने पूछा कि निबंध लिखिए कलयुग का, और निबंध लिखना शुरू किया। जैसे हम लोग इंटर में जब करते थे, जब पढ़ते लिखते नहीं थे तो ऐसे ही करते थे हम, कि कलयुग पर निबंध लिखना होता था तो हम द्वापर युग की बात करेंगे, त्रेता युग की बात करेंगे, और त्रेता युग आने के बाद भाई जब द्वापर और त्रेता में हुआ तो कलयुग में भी ऐसा ही हुआ। तो कांग्रेस इसी तरीके की बात कर रही है। असल में उसको जब सीधा हमला की सीधी बात, अगर सीधा सवाल है सीधे जवाब देना चाहिए, लेकिन इस सीधे जवाब में ना पढ़ के कलयुग और त्रेता युग की बात की जा रही है। अब असली चीज ये है, यही हम सबको ध्यान रखना होता है। और ये पाठक या दर्शक जो है ये जानता है कि आप सीधी बात क्या कर रहे हैं। तो सीधी बात करके अगर आप करेंगे तो ये गृह युद्ध से भी बचेंगे, गृह युद्ध के हालात से भी बचेंगे। बिल्कुल। अक्सर अक्कू जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम पत्रकारों की ये शिकायत रहती है कि अगर सीधा सवाल पूछा जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि सीधा जवाब दिया जाए, लेकिन अक्सर नेता लोग जो हैं वो घुमा देते हैं।
और ये अक्सर होता रहता है। हमारे साथ आप बने रहें सर। दो तस्वीरें इस वक्त बहुत अहम दिखा रहे हैं। एक तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ के सांसद, आज उन्हें नामांकन दाखिल करना है, रोड शो शुरू होना है और उससे पहले वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए, अमेठी की तस्वीर है। स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में अमेठी के सारे समीकरण बदल कर रख दिए थे, राहुल गांधी को यहां से हराया था, एक बार फिर वो बीजेपी की उम्मीदवार हैं। और खास बात यह है, शाइना इंसी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। शाइना जी, किस तरह से आप देखती हैं? और अब तो अमेठी से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये इस मायने में भी खास क्योंकि अमेठी के गौरीगंज में ही अपना आवास बनवा लिया है स्मृति ईरानी ने, और वहां पूजा अर्चना करके ये बताने दिखाने की भी कोशिश है कि हम तो आप ही के बीच हैं, आप ही के बीच रहेंगे, जीते या हारें। देखिए, स्मृति ईरानी जी ने जो जमीनी स्तर पे काम किया है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कहां से कहां वो पहुंच के अमेठी को अपना घर बना के वहां के लोगों के लिए ना सिर्फ लाभार्थी के स्कीम्स जो प्रधानमंत्री ने हर एक घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है पूरे देश में, उज्ज्वला हो तो 11 करोड़ सदस्य, 25 करोड़ गरीब को गरीबी से हटाना, ऊपर उठाना। हम जानते हैं कि जो मुद्रा बैंकिंग है तो वहां भी अमेठी की महिलाओं को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 करोड़ घर बने हैं, 5 लाख दीजिए आयुष्मान भारत के निमित्त, मुद्रा बैंकिंग को लेके 60 से ज्यादा फीसदी महिलाओं को लोन मिला है। तो लिस्ट अपरंपार है। इसके साथ साथ आप देखिए तो पूरे देश में जो वातावरण है, एक आर्थिक राजधानी जो पूरे विश्व में पहले हम सोचते थे कि भारत कैसे पहुंच पाएगा वहां 11वें नंबर से 5वें, 5वें से 30वें। आप जानते हैं कि काम जो है वो ही एक मात्र है जहां वोटर तय करता है किसकी हार किसकी जीत। दूसरे तरफ राहुल गांधी को देखिए, जब अमेठी से वो हारे वो निकल गए वायनाड। 5 साल वो वायनाड से अमेठी आए भी नहीं। वायनाड में इतना डेस्परेट सिचुएशन कि उन्होंने एसडीपीआई और अन्य संगठन को जो आप जो बात कह रहे हैं उसी पर मैं प्रियंका जी से भी शाइना जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि ये बात स्मृति ईरानी ने भी कही कि अपना परिवार कौन कैसे बदल देता है, ये कैसे संभव हो जाता है। तो प्रियंका, इस वक्त का सवाल यही है, अमेठी और रायबरेली पर फैसले लेना इतना मुश्किल क्यों? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। इस बार बहुत आराम से हमारी जीत पक्की है वहां पर। जिस तरह से भी बात कर रही थी यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अभी तो तब जब पता लगे कि चुनावी मैदान में कौन है। अभी तो पूरी यात्रा राहुल गांधी जी कंप्लीट करके आए हैं और अमेठी रायबरेली भी होकर आए हैं। मैं इनको बता दूं कि वहां नहीं गए हैं, इस तरह का भ्रम न रहे और भ्रम न पाले। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, 13 रुपए किलो चीनी आज भी अमेठी का हर एक व्यक्ति पूछ रहा है। अमेठी का हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि ये जो रोडें बनती है रातों रात हाथ में क्यों आ जाती हैं। अमेठी का हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि ये जो मैडम थी ना, 400 रुपए किलो, 400 रुपए का सिलेंडर जब हुआ करता था तब सड़कों पर बैठा करती थी, आज दिखाई नहीं देती क्योंकि 1200 रुपए का सिलेंडर भी खरीदा लोगों के इन मुद्दों पर आपकी तरफ से जनता के बीच जाकर कौन विकास की बात करेगा, इस वक्त का सवाल यही है। पार्टी को ये एहसास नहीं है कि महंगाई कहां पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल एहसास नहीं कि बेरोजगारी का स्तर आज सबसे ज्यादा है। प्रियंका जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैम, एक सीधा सा सवाल है, आप अमेठी, आप हर स्तर पर जीत का दावा कर रही हैं, आप अमेठी के मुद्दों को भी गिना रही हैं, मुझे बस इतना बता दीजिए, आपकी तरफ से ये मुद्दे चुनावी मैदान में कौन लेकर जा रहा है? कौन जनता के विकास की बात करते हुए उनका सहयोग देने को उस जमीन पर तैयार है? कि ये मुद्दे चुनावी हैं। अगर 80,000 महिलाएं उत्तर प्रदेश से गायब होती हैं और 184 से ज्यादा एसिड अटैक होते हैं महिलाओं पर, तो ये जो मुद्दे हैं ये चुनावी हैं और इस पर जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रियंका जी, थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा सवालों के सीधे जवाब अगर आप दे दें प्रियंका जी तो बहुत बेहतर होगा। आप सुनिए प्रियंका जी, सीधा सवाल है, 2019 में 55,000 से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया अमेठी से। वो अमेठी जो कि कांग्रेस का गढ़ था बरसों पुराना, उसके बाद राहुल गांधी को अमेठी की जनता के बीच क्या नहीं रहना चाहिए था? वो वायनाड से लड़ते हैं, उनका अपना फैसला है, लेकिन अमेठी को लेकर, रायबरेली को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो कंफ्यूजन है, इस पर भी तो कुछ बोलिए।
देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी तरीके से आपको आज पता चल जाएगा कि कौन कहां से फाइट कर रहा है। पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो पूरा देश का चुनाव है, और ये देश का चुनाव है, ये सिर्फ अमेठी रायबरेली का चुनाव नहीं है। इस देश के चुनाव के मुद्दे असली ये है कि इस देश का जो बेरोजगार युवा है वो आज अपनी समस्याओं को लेकर खड़ा हुआ है। महंगाई एक असली समस्या है जिसके लिए युद्ध चल रहा है लोगों के अंदर। आज संविधान बचाने की लड़ाई है, आज लड़ाई है तो आरक्षण बचाने की संविधान लड़ाई है। बचाने देखो, का भारतीय मैं जनता समीर जी पार्टी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बार बार ये जी। संविधान को लेके गैर आज मुड़ा गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स ठीक है देते हैं। प्रियंका जी, अब थोड़ा बोल रहे हैं। शायना एनसी को भी सुन लेते हैं। आपने समीर जी, आपने आपने उनको लंबी इतना समय बात दिया। रखी अपनी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप जरा उनको भी सुन लेते हैं। शायना जी बोलिए जल्दी से। आपने इतना लंबा समय उनको दिया, अभी आप मुझे सुन लीजिए। संविधान को लेके बार बार ये स्टेटमेंट्स, गलतफहमियां, अफवाहें फैलाना, आपको पता है 106 बार जो संविधान में कोई भी प्रावधान या अमेंडमेंट हुआ है उसमें से 80 बार हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संविधान में बदलाव लाना है, बल्कि ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया। ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने प्रियम्बल को लेके विद्यार्थी तक पहुंचे हैं और बताया कि देखिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो ये देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया है, इसकी विशेषता ये है। और ये लोग बार बार बोलते हैं संविधान खतरे में है। ये वो संविधान है जहां आपने प्रावधान अमेंडमेंट्स करके ट्रिपल तलाक को लागू किया, एब्रोगेशन ऑफ 370 किया, आप नारी शक्ति वंदन का बात कीजिए। तो सही मायने में जो विपक्ष है उनके पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं है। उनके शहंशाह राहुल गांधी के ऊपर वो सोच नहीं सकते हैं। वायनाड के इलेक्शन खत्म होते हुए वो बोलेंगे कि अभी हम अमेठी आएंगे। क्या अमेठी की जनता ये स्वीकार कर सकती है कि जिस व्यक्ति ने 5 साल एक बार भी वहां पैर तक नहीं छुए, कोई काम नहीं किया, वहां दूसरे तरफ स्मृति ईरानी जी जमीनी स्तर पे जो काम करते आ रही है, इसी सिचुएशन को पॉलिटिकल एनालिसिस कैसे समझ रहे हैं? शायना जी, जो बात आपने कही है उस पर अक्कू श्रीवास्तव से सवाल ले लेती हूँ। अक्कू जी, रायबरेली से प्रियंका का दूरी बनाना और असहमति राहुल गांधी की अमेठी को देखते हुए क्या एनालिसिस और किस लिहाज से पूरा विश्लेषण कांग्रेस के बीच चल रहा है जो अभी तक फैसला नहीं हो पाया? देखिए, पूरा खेल संदेह का है, और संदेह इस तरीके का है कि समाजवादी पार्टी कितना साथ देगी। पिछली बार क्या हुआ था तो हम सबको पता है। वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी का ये आरोप रहा है, कांग्रेस का ये आरोप रहा है समाजवादी पार्टी पर कि वो वहां के अपने वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं। इस बार जब आखिरी वक्त पे जाकर के अखिलेश और राहुल एक मंच पे आए हैं, बिल्कुल पहले पहले चरण के बिल्कुल पहले आए हैं, तो वो शंकाएं हैं। और दूसरी ग्राउंड पे तैयारी ना होना, ये सबसे बड़ी बात है। प्रियंका जी भी खुद मतलब चाहती थी कि रायबरेली से लड़ा जाए शुरुआती दौर में, लेकिन उन्होंने अपने पैर खींच लिए। उसके बाद राहुल को लेकर के हमेशा रहा कि वायनाड का वोट बैंक खतरे में ना पड़ जाए, वायनाड के लोगों को ये ना होने पाए कि राहुल वहाँ अमेठी में भी जा रहे हैं, इसलिए ये उम्मीदवारी आज तक रोकी गई है। जब वायनाड का इलेक्शन अच्छा अक्कू जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसी में एक बात मैं जोड़ दूं, क्योंकि TV9 के सूत्रों से हमें जो पता चली है अंदर की खबर, वो ये है कि राहुल गांधी का ये कहना है कि भाई वायनाड के साथ साथ अगर हम अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं तो ये गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि जाहिर है दोनों में से दोनों सीटें वो जीत गए तो कोई एक सीट छोड़नी पड़ेगी। प्रियंका ये कह रही है कि भाई 3-3 सदस्य गांधी परिवार के नहीं होने चाहिए। इस पर थोड़ा सा उनका ऑब्जेक्शन है। नहीं, 3 सदस्य होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये एक बड़ा अजीबोगरीब और वेग है। हाँ। क्योंकि इसके पहले भी 2 सदस्य तो रहे ही है ना, तो 2 की जगह 3 हो जाएंगे तो कौन सा बड़ा आफत आ जाएगी। लेकिन क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, विचारों का एक स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्ट विचारधारा नहीं है, केंद्रित विचार नहीं है, इसलिए ये समस्या आ रही है। और ये समस्या जो है रायबरेली को लेकर के नहीं, अमेठी को लेकर तो बहुत बड़ी है। वायनाड में इसीलिए मैं 100% श्योर हूँ, वायनाड के वोटिंग खत्म होने तक इसीलिए इंतजार किया गया कि वायनाड का वोटर, क्योंकि वायनाड में भी एक तरीके से राहुल फंसे, बहुत आसान नहीं है। डी राजा की बेटी ने नाक में दम कर रखा है, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, मैं खुद देख चुका हूं वहां पर। लेकिन वो ये प्रक्रियाएं ऐसी, राजनीति में फैसले सही बात है, और राहुल को चाहिए भी नहीं था कि अगर वो अमेठी लड़ते हैं तो वायनाड को क्यों नाराज करेंगे, तो पहले वायनाड को सिद्ध कर लें, फिर उसके बाद अमेठी की बात करेंगे। लेकिन अमेठी में ऑलरेडी कांग्रेस का वर्कर, जो सबसे बड़ी बात है, पूरी कांग्रेस का वर्कर इतना
डिमोरलाइज है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे करे, क्या करे। तो वो क्या केंद्रित जो हो जा रहा है वर्कर, वो जो घर बैठ गया है। तो समाजवादी पार्टी और सीधे फिर सर, जो बात आप कह रहे हैं प्रियंका जी से इसका जवाब ले लेते हैं। और प्रियंका जी, ये चर्चा तो उस लिहाज से भी की थी जब एनी राजा की चुनाव में मौजूदगी वो भी राहुल के खिलाफ थी, यानी अपने ही सहयोग भी दे रहे हैं लेकिन अपनों के साथ ना खड़े होते, उनके सामने आकर खड़े होके। क्या जनता के बीच में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी? कि मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी यहाँ पर जो है एंकर महोदय खुद ही कह रहे थे कि 3 लोग पहुंच जाएंगे संसद में और दोनों सीटें जीत जाएंगे। तो एक मैसेज तो साफ जा रहा है ना कि कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी जीते हुए। मैं सिर्फ प्रियंका फिर जी, से ये मैं नहीं कह रहा था, मैंने ये कहा कि एक सोच सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है का जिक्र किया। तो ये सोच कहीं से उपजी होगी और ये सोच कहीं से उपजी है तो इसका कोई आधार भी है। 2 चरण के चुनाव के जो रुझान आए हैं उसके बाद ही ये सोच बनी है और ये सोच पूरे देश में फैल चुकी है। और हकीकत ये है कि आज वाकई में जनता त्रस्त है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं। कौन लड़ेगा चुनाव, कहां से लड़ेगा, कब नामांकन करेगा, मुद्दे कहां, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है आज भारतीय जनता पार्टी? क्या मैनिफेस्टो का कहीं कोई जिक्र करती है भारतीय जनता पार्टी? क्या मंगलसूत्र पर चुनाव लड़ेगी आज? इतनी 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 क्राइसिस हो गई है भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की। मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अपने मैनिफेस्टो के 2 काम गिना दें तो मैं मान जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी, तस्वीरें भी आ रही हैं हमारे पास और अमेठी से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लखनऊ से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसलिए उनका भी हमें बीच बीच में रोक करना पड़ रहा है। आप मेहमानों को रोक कर ये देखिए तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ के सिटिंग एमपी, नामांकन से पहले पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, शिव जी का दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूजा अर्चना के बाद एक लंबा रोड शो होना है लखनऊ में राजनाथ सिंह का, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नजर आएंगे। और उनके साथ पूजा अर्चना में भी इस वक्त दोनों डेप्यूटी सीएम्स नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट समीर, मैंने थोड़ी देर पहले हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा से बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि ये नामांकन से पहले रोड शो एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन होता है। अब शाइना जी, इसी बात का जवाब दे दीजिए। यहाँ कह रहे हैं कि मुद्दों के आधार पर किस लिहाज से जीत को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि यहाँ ये कहना भी समीर गलत नहीं होगा कि अपनी हैट्रिक लगाने के लिए राजनाथ सिंह पूरी तरीके से तैयार है और मुद्दों के आधार पर ही जनता के बीच जाकर वो प्रचार भी कर रहे हैं। शाइना, मुद्दों की कमी नहीं, मैं मुद्दों के ऊपर चर्चा चालू करूं तो आधे घंटे आपको सुनना पड़ेगा। ये वो सरकार है जिन्होंने, आपको पता है, 660 मेडिकल कॉलेजेस बनाए। ये वो सरकार है जिनके पास पहले 2014 में 7 एम्स थे, आज देश में 22 एम्स हैं। ये वो सरकार है जहां 150 एयरपोर्ट्स बने हैं। ये वो सरकार है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और आप इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन्स की बात करें तो 5000 किलोमीटर से हम 40,000 इलेक्ट्रिक किलोमीटर्स तक पहुंचे हैं। ये वो सरकार है जिन्होंने जनधन के निमित्त हर एक व्यक्ति को बैंक अकाउंट दिया है। ये वो सरकार है जिन्होंने मुद्रा बैंकिंग के निमित्त 55 करोड़ के लोन 60% महिलाओं को बांटा है। ये वो सरकार है जिन्होंने 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के निमित्त 5 लाख का मुआवजा दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो सरकार है जिन्होंने 11 करोड़, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, ये लिस्ट तो फिर बहुत लंबी चली जाएगी शाइना जी। ये वो नहीं तो सुनना पड़ेगा, जब सवाल पूछा है सुनना पड़ेगा। ये वो सरकार है जिन्होंने आयुष्मान भारत के निमित्त ना सिर्फ लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को भी दिया है। ये वो सरकार है जो आर्म्ड फोर्सेस और हमारे जवानों को इसी कामों की फेहरिस्त के, इन्हीं कामों की फेहरिस्त के बलबूते चुनाव प्रचार में जनसभा और रैली को संबोधित करते हुए भी यही बातें कही जाती है। लेकिन समीर इस वक्त सवाल लेना चाहते हैं क्योंकि आपके लिहाज से ये फेहरिस्त लंबी है। समीर, बिल्कुल, प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी ने कुछ एनालिसिस की है क्या यूपी को लेकर? क्योंकि लखनऊ सीट का जिक्र हो रहा है, 1991 से लेकर 2004 तक बीजेपी का गढ़ रही ये सीट। अटल बिहारी वाजपेयी यहां से 5 बार चुनकर सांसद बने, 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। 2009 में रीता बहुगुणा जोशी यहां से आपकी कैंडिडेट, वो जीतती हैं। लेकिन आज आप स्थिति देखिए कांग्रेस पार्टी की लखनऊ सीट को लेकर, यूपी को लेकर जो नजर आती है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आपके नजर में? कुछ तो एनालिसिस आप लोगों ने भी की होगी। देखिए, एनालिसिस हमने बहुत किया है और इसी एनालिसिस पे हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। और राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा करके इस देश के मुद्दों को उठाया।
पर आज भारतीय जनता पार्टी वाकई में जितना झूठ परोस रही है उसकी हकीकत ये है कि हम भुखमरी में कहीं और ऊपर पहुंच चुके हैं, और कहीं देखा जाए तो बेरोजगारी में हम सबसे ज्यादा जो है 45 सालों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप बताइए, आईआईटी से पढ़े बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, ये इस देश की हकीकत है जो कभी हुआ ही नहीं। प्रियंका जी, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब आप ना दें। मैं यूपी में कांग्रेस की हालत को लेकर सवाल कर रहा हूं। 2014 से राजनाथ सिंह यहां से सांसद हैं, 2019 में भी जीत के आए, हैट्रिक लगाने की तैयारी हो रही है। लखनऊ में और पूरे यूपी में कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर क्यों नजर आती है? देखिए, मैं फिर कहूंगी कि इस बार लड़ाई जो है वो जनता के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी से है। लड़ाई इस बात की है कि आज यहाँ पर 55 से 60 लाख करोड़, जो 60 लाख बच्चा है वो एग्जाम के लिए आता है और एग्जाम रद्द हो जाते हैं। उसका जो नाकामयाबी है उसका ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जा सकता है? आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपंग बन चुकी है कि वो ये बच्चों को जवाब नहीं दे पा रही है कि पेपर लीक उनकी सरकार में लगातार क्यों होते चले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि महिला अपराध पे ये कुछ नहीं बोली अभी तक। हाँ, उत्तर मैं प्रदेश बोलूंगी, किसने दिया ट्रिपल तलाक, किसने दिया महिलाओं को सम्मान, किसने दिया नारी शक्ति वंदन? आप उस सब चीजों के ऊपर जवाब नहीं देंगे। नारी शक्ति वंदन किसने दिया है? ट्रिपल तलाक किसने दिया है? महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए किसने संघर्ष किया है? आप ये सब चीजों के ऊपर जवाब नहीं देंगे। एक एक करके आपके कार्यकर्ता करते हैं और आपने उनको बहुत मौका दिया है। पूछना चाहती हूँ कि उस पर जवाब नहीं देंगे। सच्चाई ये है कि जब आपको 18 करोड़ शौचालय मिलते हैं तो महिला को सम्मान मिलता है। जब ट्रिपल तलाक लागू पारित होता है तो महिला को सम्मान मिलता है। जब नारी शक्ति वंदन पारित होता है तो महिला को सम्मान मिलता है। और आपू जी, यहाँ पर एक कमेंट आपका चाहूंगा। लखनऊ जिस तरह से बीजेपी का गढ़ वापस से बनता हुआ नजर आ रहा है, और 2009 का मैंने जिक्र किया, रीता बहुगुणा जोशी तब कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी में। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, वहाँ जो एक तो पहले जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब तक एक अलग ऑरा था, उनकी उपलब्धि थी, प्रधानमंत्री थे। और फिर राजनाथ जी जब आए तो राजनाथ जी भी लगभग उसी श्रेणी में आ जाते हैं, और खास तौर से जो उनकी मिलने जुलने की क्षमता है, बातचीत करने की शैली है, और हर सैटरडे संडे वो वहीं रहते हैं। उनके चाहे वो देश के गृह रक्षा मंत्री बन गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने वोटर से लगातार कनेक्ट में है। और काम के लिहाज से भी लखनऊ, आज का लखनऊ जो है वो पिछले 20-25 साल का जो लखनऊ था उसी पे धीरे धीरे आज मैं लखनऊ हर 3 महीने में भी जाता हूं तो भी वहां हर बार एक नया पुल दिखता है, हर बार एक नया फ्लाईओवर नजर आता है। मेट्रो में भी काम बढ़ गया है, अब दूसरी लाइन भी आ गई, शुरू होगी, काफी कुछ बन रहा है। उसका श्रेय सिर्फ राजनाथ सिंह को ही नहीं है, बल्कि राजनाथ सिंह के अलावा योगी बाबा की जो सरकार हुई उन्होंने भी जो खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो काम किया, उससे लखनऊ में परसेप्शनली बड़ा फायदा हो। आप आंकड़ों में बहुत हमें घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आप परसेप्शन के लिहाज से जाएंगे तो वहां पर लखनऊ में बहुत फायदा है। ये बात सही है कि आप बेरोजगारी है, वहां बर्बादी है। सर, मुद्दों के बीच में इस वक्त हम एक ग्राफिक्स भी चला रहे हैं जहां इंडिया में 9 महीने में कितने विवाद हुए हैं। बंगाल में कांग्रेस टीएमसी में तीखे हमले, इसका शुरू में भी जिक्र किया गया, समीर ने जिस तरीके से कहा। पश्चिम बंगाल के हालात की नहीं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो क्या यहां पर कार्यकर्ताओं में भी वो भरोसा कांग्रेस कायम नहीं कर पाई है, क्योंकि यूपी में गठबंधन के सहयोगी ने भी साथ छोड़ दिया? यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जब विश्वास की दूरी हो, विश्वास हो एक दूसरे पर, आखिरी वक्त तब चीजें तय ना हो पाए, अपने छोटे और सदस्यों को, पार्टियों को आप साथ ना रख पाए। उत्तर प्रदेश में है क्या आपके पास में कार्यकर्ता? अजय राय नाम का सज्जन जो हैं वो इतने प्रभावशाली रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे। एक दौर था कि बनारस के आसपास उनकी तूती बोलती थी, लेकिन जब उनको खुला हाथ नहीं होगा, काम करने की क्षमता नहीं होगी और सचमुच विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने दी जाएगी। क्या जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसकी भूमिका देख लीजिए, और जब कांग्रेस विपक्ष में तो उसकी भूमिका देख लीजिए। जब आप तोलना शुरू करेंगे
तो आप ललित निबंध नहीं लिख करके जी। बल्कि वास्तविकता पर बात करेंगे। और वास्तविकता जब आप बात करेंगे तो ये मैं बार बार कहता रहा हूं, ठीक विपक्ष है। की भूमिका निभाना आपका काम है। मीडिया उसको आगे कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन अपने मन बिल्कुल। से और मीडिया विपक्ष नहीं जिस तरह से चीजों को एकजुट करता। नजर नहीं आ रहा है, जो एकजुटता नजर आनी चाहिए चुनावों के वक्त, वो नहीं है। इसी पर प्रधानमंत्री हमला बोल रहे हैं और गृह युद्ध से इसकी तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी का आपने रुख देखा, वायनाड का हम जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से वहां पर लेफ्ट ने अपना मजबूत कैंडिडेट उतार दिया है, इसका हमने जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।